वो चैप्टर यहाँ पर अम्ल क्षार और लवण का रहने वाला है। ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। एक बार बता दीजिएगा कि आवाज जो है क्लियर आ रहा है कि नहीं। आवाज बता दीजिएगा। अभी हम पहले क्लास नोट्स करेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। पहले हम पूरा क्लियर समझ लेंगे चैप्टर को, क्योंकि ये भी चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साइंस का आज जो क्लास साइंस और जीएस का क्लास होने वाला है, ठीक है। तो आइए ये क्लास पूरा करते हैं, पूरा समझते हैं। केमिस्ट्री का ये चैप्टर क्लास 2 है। तो आइए चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो, और लास्ट में हम सेट्स को लगाएंगे। तो क्लियर आवाज बता दीजिए। ठीक है, आवाज क्लियर है। चलिए अब आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर यहाँ पर देख लो क्या है। जीएस के क्लास के अंदर यहाँ पर देख लो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आइए इस चैप्टर को आज पूरा समझते हैं, उसके बाद सेट्स को लगाते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो है नोट्स पीडीएफ जो है, ये नोट्स पीडीएफ को स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में जाके दिख जाएगा। और दूसरी बात, ये नोट जो है आपको पढ़कर 90% आप 95% जो है ये बना सकते हैं। 100% ये कर लो, क्योंकि इसमें जो है आपका क्वेश्चन इतने आपको लिए गए हैं, सभी आप समझ जाओगे ये नोट्स को पढ़कर बस। तो पार्ट 2 है वीडियो का। यहाँ पर वीडियो देख लेते हैं, पूरा क्लास पढ़ते हैं और क्या कुछ रहने वाला है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। सबसे पहले आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एसिड, अम्ल यानी एसिड होता है, क्षारक यानी आपका देख लो एसिड, बेसिस बेसिस हो गया, और लवण यानी आपका हो गया सॉल्ट। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले तनुकरण। पहला जो यहाँ पर टॉपिक निकल के आता है इसका तनुकरण। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जल में अम्ल या फिर क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे क्वेश्चन आता है आपका ये है पीएच स्केल है। ये नोट्स बनाया गया आपके अकॉर्डिंग टू बीपीएससी के हिसाब से। पीएच स्केल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखो, पीएच स्केल को समझ लो। पीएच का पूरा नाम होता है प्रोटोजोन हाइड्रोनियम। ठीक है, तो इसे हम पीएच से पी सूचक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लो पी से यहाँ पर पोटेजेंस होता है यानी पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, डेफिनेशन की ओर समझो कि किसी यानी पीएच स्केल का डेफिनेशन समझो कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। बाद में आपका जो है सेट करवाया जाएगा, सेट के लिए अब चिंता मत करो, पहले चैप्टर को समझ लो अच्छे से। ठीक है, डेफिनेशन एक और होता है इसका, ये भी समझना जरूरी है। एक होता है हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसके ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच स्केल कहते हैं। नोट करने की यहाँ पर बात निकल के आती है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान ही उतना ही कम होगा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से समझो तो किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान जो है 7 होगा, और जिस विलयन की पीएच मान 7 से कम है तो यह विलयन अम्लीय कहलाता है यानी एसिडिक कहलाता है। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय कहलाता है। जैसे आप समझो एक पीएच स्केल की ओर, कल से जो है फिगर का भी आपका दे दिया जाएगा तो अच्छे समझ पाइएगा। जैसे देखो ये आपका मान लो पीएच स्केल है, यहाँ पर दोस्तों लगभग 1 से 14 तक का पीएच स्केल होता है, और इन्हीं में क्वेश्चन आता है। 7 जो आपका 20 नंबर वाला आ जाता है उसको हम कह देंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल कह देंगे, एन से डिनोट कर देंगे। बाकी 1 से 7 के जो बीच में आएगा, जो पीएच मान जो भी आएंगे वो सब क्या कहलाएगा? अम्लीय, एसिडिक कहलाएगा। बीच वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। और जो बाद में 7 के बाद जितना भी आएगा वो सब बेसिस कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये पीएच स्केल का काम है। आइए आगे पढ़ते हैं चैप्टर में। चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। अब विलियन के भी कई सारे होते हैं पीएच मान। ठीक है, तो यहाँ पर आइए समझते हैं विलियंस को। सबसे पहले यहाँ पर एक होता है जठर रस। हाँ, पीएच मान पूछा जाता है कि बताइए इसका पीएच मान क्या होगा। बीपीएससी की एग्जाम में, बीपीएससी तैयारी की एग्जाम में आपको पूछता है कि इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा। तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। नींबू का रस, इसका पीएच मान होता है 2.0, मतलब 2.2, सॉरी 2.2। और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 यानी न्यूट्रल। फिर यहाँ पर देखो ये आपका 1.2 है, 2.2 है, यानी ये दोनों चीज क्या हो गए? अम्लीय हो गए, एसिडिक हो गया ये दोनों। ठीक है, 7 से कम है, एसिडिक हो गया।
बाकी आगे रक्त यानी आपका ब्लड, ब्लड का जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल होता है 7.4 होता है, यानी 7.4 से ज्यादा है तो ये आपका आ जाएगा। वही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है 10 होता है, तो ये भी एक बेसिस हो गया, 7 से ज्यादा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर पूछे उसका पीएच में 0 होता है, शून्य होता है, ये याद रखना। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, तो अधिक संख्या में H प्लस यानी क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ये सब चीजें। एक होता है दुर्लभ अम्ल, एक प्रबल अम्ल, यानी एक प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल कह सकते हो कि एक कमजोर जो हो गया, यानी हम एक वीक एसिड कह सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये एक वीक एसिड होता है, इसमें कम संख्या में H+ आयन होता है, ठीक है। और इसमें उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, मतलब बेसिस अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखो एक उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण हो गया आपका CH3COOH, ठीक है। यानी अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहता है। अब क्षार, क्षार के बारे में आ जाता है। अब क्षार यानी अम्ल क्षार लवण, लवण एक अलग है, लवण को बाद में पढ़ते हैं, पहले क्षार को समझते हैं। क्षार यानी बेसिस हो गया। तो वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, NaOH आपका दोस्तों देख लेते हैं। वही KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब उदाहरण हो गए इसके। यानी ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वही वीक बेसिस, दुर्बल क्षार की बात करते हैं, तो वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे NH4OH, MgOH2, ये सब वीक बेसिस कहलाते हैं, वीक बेसिस कहलाते हैं, ठीक है, वीक बेसिस कहलाते हैं। चलिए अब बेसिस समझ रहे हो, यानी बेसिस को आप देखो एक क्षार भी कह सकते हो बेस को, या फिर आप इसको भस्म भी कहीं कहीं दिया होता है। भस्म का मतलब ही होता है बेस, क्षार का भी मतलब होता है बेस, थोड़ा ये याद रखना। आइए समझते हैं आगे कि ऐसे यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, यानी सॉल्ट एवं यहाँ पर जल यानी आपका पानी H2O देता है, तो ये भस्म यानी बेस कहलाता है, ठीक है। एक एक व्यक्ति थे बॉन्स्टेड लॉरी, बॉन्स्टेड लॉरी ने क्या किया था, सिद्धांत के अनुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटीन ग्रहण करने की क्षमता हो वो भस्म कहलाता है, ठीक है, वो भस्म कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है अम्लीय वर्षा क्या होता है। एक एसिडिक रेन, आप कभी कभी देखो कि आप देखते हो एसिड का रेन हो रहा है, ठीक है, कहीं कहीं एसिड रेन होता है, तो ये रेन क्या कहला गया, एसिड रेन क्या कहलाता है, तो वर्षा के जल की जो पीएच मान लगभग 5.6 यानी एसिडिक है ये, तो इससे जो कम हो जाती है वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा का जो जल है वो पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब अम्लीय वर्षा के जो कई सारे प्रभाव हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है, और ऐसे नदी में जलीय जीवधारियों का उत्तर जीवित कठिन हो जाता है, क्योंकि जब जल आपका एसिड रेन जब पानी में जाएगा तो जरूर है कि काफी गर्म भी होगा, एसिडिक टाइप का होगा, तो ये क्या करता है, जो उसका पानी होता है, नदी का पानी नॉर्मल रहता है पीएच मान में, तो पीएच मान क्या करता है, पानी का, नदी का पानी का ये एसिडिक रेन कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कम कर देगा तो यानी काफी अम्लीय हो जाएगा ये, और यहाँ पर जो भी जीव रहेंगे उसके लिए तो बहुत हानिकारक है। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो है संगमरमर जैसे हो गया पत्थर है ना, तो संगमरमर के पत्थर से बने ताजमहल काला पड़ने लगता है, ये भी दोस्तों ध्यान देना अम्लीय वर्षा के कारण। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है, इसीलिए। अब दोस्तों दैनिक जीवन में पीएच मान का कई सारे महत्व है। क्या महत्व है आइए समझते हैं। हमारे शरीर का जो पीएच
पारस जो है 7.0 से लगभग 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। तो वर्षा के जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाने पर उसमें अम्लीय वर्षा का कहते हैं, इसलिए ठीक है। और पौधे की एक विशिष्ट पीएच मान की जो आवश्यकता होती है, एक पौधा है, पौधे को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है, और हमारा उदर HCl से उत्पन्न करता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। यानी एक उदर होता है हमारे बॉडी में, हमारा खाना है, खाना को पचाने के लिए क्या चाहिए, एसिड की तो जरूरत होती है ना, इसलिए। तो आइए, अपचन होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जब अगर खाना नहीं पचता है तब, तो जिसमें हमारा पेट में दर्द होने लगता है या फिर जलन का अनुभव होता है। तो इसे मुक्त होने हेतु एंटेड मतलब एक ऐसी कह सकते हो कि जैसे सार्गो का एक उपयोग किया जाता है, एक क्षारक होता है ये, ठीक है, एंटेसिड, इसका उपयोग किया जाता है जब हमारा पेट दर्द किया या फिर जलन हुआ तब। चलिए, अब और भी दैनिक जीवन में हमारे कार्य हैं, जैसे मुंह में के जो पीएच मान है उसका मान लगभग 5.5 होता है। 5.5 से कम होने पर अगर दांतों का जो है इनेमल संक्षारित होने लगता है, अगर इससे कम हुआ तो मधुमक्खी का एक देखो, जैसे मधुमक्खी का डंक होता है उसमें मैथोनिक अम्ल होता है। तो जब ये मैथोनिक अम्ल छोड़ता है तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कई सारे अम्ल हो गए, लेकिन दोस्तों कई सारी चीजों में तो अम्ल होता है, जैसे बात कर लेते हैं सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा या फिर नींबू की बात करें तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली या फिर अंगूर की बात करें तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में बात करें तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। दही यानी खट्टा दही, तो इसमें जो है लैक्टिक अम्ल होता है। वही चींटी अगर डंक काटे तो चींटी का डंक में जो है मैथेनाइक अम्ल होता है। वही बिच्छू का डंक काटे तो इसमें भी मैथेनाइक डंक होता है। या फिर अगर आपको बिच्छू बूटी यानी नेटोल अगर काटे तो इसमें भी मैथेनाइक अम्ल होता है। तो ये सब चीजों में, और वही बात कर लो, आप खाते हो जो बटर यानी मक्खन, तो मक्खन में क्या होता है, ब्यूटायरिक अम्ल होता है। चलिए, तो ये आपका टोटल इसके काम आ जाते हैं, बाकी बात अम्ल आ जाते हैं। बाकी ज्यादा बड़ा चैप्टर इसमें है नहीं, बस चैप्टर आपका खत्म होगा उसके बाद जो है सेट्स को लगाना स्टार्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पर कुछ प्रतीक अम्ल की बात करते हैं, तो जैसे सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल है। दही का बात करते हैं तो दही में लैक्टिक अम्ल, जो जो मैंने अभी बताया वही है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। चींटी का दंत में मेथनोइक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। नेटेल का डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। नेटल, अब नेटोल मतलब क्या होता है पता है, नेटेल कहो या फिर नटोल कहो, यानी बिच्छू बूटी यानी नेटेल का डंक कहलाता है। चलिए, बाकी देख लेते हैं साधारण नमक से जो बनने वाले पदार्थ की। तो साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ, सॉल्ट का बात करते हैं, तो इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। तो इससे क्या होता है, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र NaOH होता है। ये सब चीजें साधारण नमक से बनाई जाती है। बाकी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जो विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, तो इसे क्लोर क्षार या कहते हैं। जैसे 2NaCl है, NaCl यानी नमक, 2NaCl मतलब कहीं 2NaCl लिख दे तो मतलब वही हुआ। बैलेंस करने के लिए 2 लिखता है। H2O 2H2O कहीं लिखा रहे तो ये भी मतलब वही हुआ, पानी ही हुआ। H2O मतलब पानी ही हुआ, कहीं बैलेंस करने के लिए बस लिखता है ये, ठीक है। तो जब NaCl प्लस H2O मिलेगा तो मैंने क्या बताया था आपको, NaOH प्लस इसके साथ क्लोराइड रिलीज हो रहा है, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। उपयोग इसका बात करते हैं, तो उपयोग क्या है इसके, तो जैसे बॉक्साइड के धातु कर्म में उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला अभिक्रम के रूप में उपयोग किया जाता है। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग। ये सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी चैप्टर्स ज्यादा बड़ा नहीं है। विरंजक चूर्ण की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका जो है रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ये क्या है, एक बुझा हुआ चूना है, एक चूना हुआ है, मतलब चूना है, जो चूना आपके देखते हुए घर में उसमें वही चूना है। यहाँ पर
OH2, ये वह इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है यानी Cl2 होता है, उसकी क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, CaOH2 प्लस क्लोरीन जो है Cl2 है, मिलकर क्या बना रहा है, CaOCl2 बना रहा है, प्लस इसके साथ वाटर रिलीज कर रहा है। इसका उपयोग क्या है, पानी वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में। जैसे देखो इसका मतलब ही क्या होता है, वीरजंक चूर्ण। आपके घर में आप कभी कभी देखो तो ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, बस वही है ये, बस यही है ब्लीचिंग पाउडर, जिससे क्या होता है, कीटाणु मरते हैं, कीड़े मरते हैं, बस यही है इसका फॉर्मूला। कैसे निर्माण होता है ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में ये काम करता है, प्रयोगशाला अभिक्रम के रूप में कार्य करता है, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में काम करता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इसके उपयोग। बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा खाने वाला भी सोडा होता है, इसमें खाने का सोडा कहते हैं, इसे खाने का सोडा कहते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग इसका निर्माण किया जाता है, करके इसका निर्माण किया जाता है। जैसे NaCl यानी नमक, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NH3, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना रहा है आपका NH4Cl, प्लस इसके साथ रिलीज हो रहा है NaSCO3। इसका उपयोग भी है, स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, अग्निनाशक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, वही सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय यानी पेय जो भी जूस पीते हैं उसमें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वो इसके कई सारे काम है। बाकी धोने का सोडा, एक धोने का भी सोडा होता है, वॉशिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, धोने का सोडा। तो इसका रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 है, Na2CO3 डॉट 10H2O है। तो ये बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसे ही क्रिस्टलीकरण करके धोने का सोडा बनाया जाता है। उदाहरण जैसे Na2CO3 प्लस 10H2O मिलके बना रहा है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका उपयोग है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, प्रयोगशाला अभिक्रम के रूप में किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। बाकी एक आ जाता है लास्ट, इसका टॉपिक जो बचता है हमारा वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर पी होना चाहिए यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट 1/2H2O होता है। अब इसमें जिप्सम को जो है लगभग 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का जो है त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे उदाहरण, ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसके साथ मिलके 1/2H2O मिलके क्या बना रहा है, CaSO4 डॉट 2H2O। ये जो क्या कहला गया, ये जिप्सम कहला गया, ठीक है। इसके कई सारे उपयोग हैं, भवन निर्माण में काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दंत चिकित्सक में काम आता है, मूर्ति आदि सजावटी सामानों को बनाने में काम आता है, बाकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। चलिए अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब इसका हम सेट करने जा रहे हैं। सेट लगाएंगे, अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसका आपका टेस्ट होगा, सेट लगाएंगे, आपको आंसर बताना है। तो आइए थोड़ा देर रुक जाइए, हम खोल लेते हैं सेट। तो आइए, आवाज क्लियर आ रही है एकदम। तो अब सेट्स को लगाते चलेंगे, आपको आंसर बताना है, क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा है। क्वेश्चन आपका पहला क्या कहता है, आओ देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है, यह किस पदार्थ का बना होता है, कवन, ली, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो होगा एक नंबर का बी नंबर इज करेक्ट आंसर, लीचेन। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हल्दी, मैथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थैलीन, मूली। क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर, 2 नंबर का, 2 नंबर का करेक्ट आंसर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ बहुत बढ़िया, डी,
डी, बहुत बढ़िया। डी नंबर जिन्होंने भी लगाया है उसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, आपका 2 का डी नंबर करेक्ट आंसर, मूली। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया है, आगे देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। कौन एक गंधीय सूचक नहीं है? गंध जिससे आती है वो सूचक नहीं है। वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। इसका इसका क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर? सी, सुमंत कुमार, सी। सी नंबर, सी नंबर करेक्ट है। जी हाँ, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। 3 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर, शकरकंद इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इनका आंसर जो है शकरकंद ही होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, शकरकंद का कोई यहाँ पर गंध नहीं आता, इसलिए निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारिकीय अम्ल है? एक द्विक्षारिकीय अम्ल है निम्नलिखित में से? HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। जल्दी बताइए क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर? 4 नंबर का करेक्ट आंसर, H2SO4 इज करेक्ट आंसर। डी नंबर इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोटास एलम होता है, पोटास एलम होता है एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक् लवण। क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर? जी हाँ, डी नंबर। डी नंबर, बहुत बढ़िया। डी नंबर, हाँ बहुत बढ़िया। 5 नंबर का करेक्ट आंसर, डी नंबर एक द्विक लवण होता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, इस ये ज्यादा आयनित आयोनाइज होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, या फिर ये -COS समूह रखते हैं। जल्दी बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए? हाँ बहुत बढ़िया, 6 नंबर का करेक्ट आंसर, सी इज राइट आंसर। ये कम आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल। ठीक है, यानी एक दुर्बल अम्ल का क्या मतलब हो गया कि वो वीक है, वीक एसिड है, वीक एसिड है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? लवण यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पर अम्ल, क्षार, लवण, लवण यानी सॉल्ट। तो यहाँ पर सबसे प्रबल लवण कौन सा है? दुर्बल का नहीं पूछ रहा है, प्रबल का, स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है। स्ट्रॉन्ग कौन सा सॉल्ट है इसमें? NaCl, NaCl हाँ नमक है, KCl, BaSO4 या फिर LiCl। जल्दी बताइए। 7 नंबर का करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ए नंबर करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी लगाया है NaCl इज करेक्ट आंसर। साधारण नमक सबसे प्रबल लवण है जो हम लोग खाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? CH3COOH, H3PO4 या फिर CH3CH2COH या फिर ZNO। जल्दी बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। H3PO4 एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभव विलयन का पीएच मान होगा। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 6 होगा। एक विलियन लिटमस का बारे में पूछ रहा है, तो विलियन का पीएच मान क्या हो जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, क्या हो जाना चाहिए? सी नंबर, सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाना चाहिए जल्दी बताइए? 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 6 होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 होगा, यानी 7 से यहाँ पर कम है, यानी ये एक एसिडिक है, विलियन यानी एक एसिडिक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, एसिड वैसे सॉल्ट से कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? H प्लस यानी हाइड्रोजन प्लस, OH माइनस आयन, हाइड्रोजन माइनस आयन, ठीक है, H प्लस एंड OH दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं?
हाँ बहुत बढ़िया, 10 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर। H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों अम्लीय और क्षारीय दोनों है ना, इसलिए दोनों का बात हो रहा है तो दोनों में करेक्ट आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा? क्या हो जाना चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर? 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए नंबर इज करेक्ट आंसर, सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान ही लिया गया है बीपीएससी के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? लीजिए ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन। आइए क्या कहता है, CaHCO3 या फिर CaOH2 NaOH2 NaHCO3, इसका आंसर आपको आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछ दिया है, जल्दी बताइए क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर? बहुत सा सिंपल सा सवाल है, इसका आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी बताएं। 12 नंबर का करेक्ट आंसर जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। 12 नंबर का जो बी नंबर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सफेदी करने के लिए किया जाता है, विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। CaOH2, ठीक है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बात हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, लीजिए मैंने क्या बताया था, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? बुझा हुआ चूना, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? बुझा हुआ चूना, जल्दी बताएं, इसका तो आंसर आपको आना चाहिए। केमिकल कंपाउंड जो है आपका बुझा हुआ चूना का, कैल्शियम ऑक्साइड का। हाँ बहुत बढ़िया, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर, वही है भुजा हुआ चूना। लवण Na2CO3 का जलीय पीएच, जलीय विलयन का पीएच है, जलीय विलयन का पीएच है Na2CO3, लवण का जलीय पीएच, विलयन का पीएच है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाना चाहिए? 7 नंबर का करेक्ट आंसर। ए नंबर बहुत बढ़िया, 7। 14 आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये 14 नंबर का क्वेश्चन है ना, 14 नंबर का क्वेश्चन, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। लवन, लवन का यहाँ पर Na2CO3 का जलीय विलयन पीएच मान 7, क्योंकि ये है न्यूट्रल। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, एसिडिक अम्ल का आयुपैक नाम है, एसिडिक अम्ल का आयुपैक, आयुपैक नाम यानी क्या होता है? जैसे अभी देखो, आपने देखा जैसे कैल्शियम का है, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपने CaOCH2, ये आपने देखा एक फॉर्मूला। तो कई सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा, यहाँ पर है CaOH2, ठीक है, ये है, तो ये क्या है? एक आयुपैक नेम है, आयुपैक नेम है। तो वैसे ही आपका पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा होना चाहिए, एसिडिक अम्ल का आयुपैक नेम क्या होना चाहिए? एसिडिक अम्ल का 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी नंबर इज करेक्ट आंसर, मैथानोइक अम्ल, मैथानोइक अम्ल। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? लाल लिटमस को नीला कर सकता है कौन सा आयन? H प्लस आयन, OH माइनस आयन, या फिर Cl माइनस आयन, या फिर O2 माइनस आयन। हाँ बहुत बढ़िया, 16 नंबर का करेक्ट आंसर, गुड, OH आयन, OH आयन। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव होगा, क्या होगा? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ये भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो है एक एसिडिक है, विलयन की बात हो रही है, एसिडिक है, बताइए क्या हो जाना चाहिए? ठीक है, बताइए क्या हो जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, इसका तो आंसर आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पर ना ये होगा, ये तो न्यूट्रल है, ना भी ये होगा, ये भी आपका बेसिस आ जाता है, ये भी बेसिस आ जाता है, तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत? जैसे मैंने बताया ना, इसका एसिडिक नेम बताइए। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? संतरा का। इसी तरह से ऑक्सैलिक अम्ल का, ये तो आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल का। बहुत बढ़िया, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर का बी इज करेक्ट आंसर। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। जैसे सिरका की बात करें, एसिडिक अम्ल। संतरा कौन सा ऑप्शन है? संतरा ऑप्शन है। संतरा में जो होता है वो कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। वही बात कर लेते हैं सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और बाकी आपका इमली, तो इमली में जो है टैट्रिक अम्ल होता है, टैट्रिक अम्ल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है, तो ये आपको आना चाहिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल्दी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो करवाया गया आपको। हाँ बहुत बढ़िया, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। CaSO4.1/2H2O होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तब यह किस रंग का होता है? लाल, नीला, बैंगनी या फिर काला? लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो यह किस रंग का होता है? लाल, नीला, बैंगनी, काला? जल्दी बताइए, बहुत सिंपल सा सवाल है। सी नंबर इज करेक्ट आंसर, बैंगनी कलर का होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है 5, 7, 14 या फिर 0? उदासीन विलयन का पीएच पूछ रहा है 21 नंबर का। क्या हो जाना चाहिए? उदासीन। यहाँ पर एक कोई विलयन का नाम नहीं ले रहा है, उदासीन विलयन का नाम ले रहा है। तो आंसर हो जाना चाहिए 7 नंबर, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन लवण है? कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4 या फिर NH4OH? जल्दी बताइए, क्या हो जाना चाहिए 22 नंबर का करेक्ट आंसर? लवण का पूछ रहा है, लवण यानी सॉल्ट के बारे में पूछ रहा है, सिंपल सा आंसर। 12 नंबर का HCl तो नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। NaOH तो नहीं होना चाहिए, NaOH तो नहीं होना चाहिए, ये एक आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस आ जाता है, नहीं होगा ये भी। तो क्या हो जाना चाहिए? NH4OH भी नहीं होगा, तो सी नंबर का करेक्ट आंसर K2SO4। 12 नंबर का करेक्ट आंसर सी। किसी लाल लब्ध आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4 या फिर FeS? ठीक है, जल्दी बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, 23 नंबर का करेक्ट आंसर सी, Fe3O4। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में जो पीएच मान है वो कितने पारस के बीच कार्य करता है? ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, बहुत सिंपल सा सवाल है, जल्दी बताइए। 6.0 से लगभग 6.8 तक, 7.0 से 7.8 तक, 2.1 से 3.8 तक, 5.1 से 5.8 तक। 14 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर, बहुत बढ़िया, 7.0 से 7.8। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यही होगा। बेकिंग पाउडर पाउडर का जो है अनुसूत्र क्या है? सूत्र या फिर अनुसूत्र बोलो, क्या हो जाना चाहिए बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र? जल्दी बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बी, बी, बी। सुमंत कुमार, मनीष कुमार बी, MD हुसैन रजा बी। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा 25 नंबर का? सी नंबर इज करेक्ट आंसर, NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? 26 नंबर का विजातीय यौगिक। चूना पत्थर नहीं, चूना पत्थर का बात आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। खगड़िया
खड़िया, खड़िया भी नहीं होगा। संगमरमर, संगमरमर का तो बात ही नहीं है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6 या फिर 13? जल्दी बताइए। 27 नंबर। देखो, विलियन का बात हो रहा है, क्षारक विवि यानी बेस का बात हो रहा है, बेस का बात हो रहा है। 2 तो होगा ही नहीं, 7 न्यूट्रल है, नहीं होना चाहिए। 6, 6 तो आपका एसिडिक आ जाता है, नहीं होना चाहिए। तो डी नंबर बचता है 13, बेस है, तो करेक्ट आंसर 13। निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। लैक्टिक अम्ल, एसोकॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल? जल्दी बताइए। 28 नंबर का आंसर। 28 नंबर का करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, सी नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक का बात हो रहा है, क्षारक यानी बेस। KOH, NaCl, ZNO, AlOH। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। 29 नंबर का करेक्ट आंसर KOH। हाँ, NaCl, NaCl हमने पकड़ लिया है, NaCl। NaCl तो क्या है? ये नमक ना है, यानी लवण ना हो गया, ये तो एक आपका सॉल्ट हो गया। बस देखते ही आंसर है, यानी ए नंबर ही करेक्ट, बी नंबर इज करेक्ट आंसर, यानी इनमें से एक कौन क्षारक नहीं है? तो बी नंबर NaCl नहीं है। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है? जल्दी बताइए। NH4OH, NaOH, MgOH2, CuOH2? तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ये सिंपल तो आपका सवाल है, पहले ही बता दिया गया था आपको कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन कौन सा वीक बेस है। तो पहले नंबर पर देख लो, यहाँ पर NaOH दिख रहा है हमें, तो यही तो आपका एक स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बेस है। कुछ ऐसा पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या फिर क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? रंगीन सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, गंधीय सूचक इस करेक्ट आंसर। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। डी नंबर इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, संगत लवण भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी बनाते हैं, इनमें से सभी। सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन? बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन? हाँ, हाइड्रोजन इज करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर? हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर का, अम्लीय ही होते हैं, हाइड्रोजन जो सभी युक्त जो है वो अम्लीय होते हैं, दोनों नहीं होगा। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? कि इनमें क्षार होता है, या स्वाद कड़वा होता है, या फिर प्रकृति संक्षारक होती है, इनमें से सभी? 35 नंबर का, हाँ, इनमें क्षार तो होता ही है, क्षारक है तो। स्वाद कड़वा, हाँ, बेस कड़वा होता ही है। प्रकृति संक्षारक होती है, हाँ, ये भी होती है। तो आंसर इज डी नंबर, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो क्या कहता है। हाँ, मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था कि पीएच में पी सूचांक है, यानी पी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसका मैं क्या करता हूँ, आपका 36 नंबर का आंसर है ना, इसका मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ, जल्दी से बताइए 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? यह आंसर आपका जो है पहले चैप्टर में करवा दिया गया है।
पहले बार करवाया गया था आपका, पढ़ा रहे थे जब तो नोट्स के हिसाब से। क्या है, पीएच में पी सूचक है, पुपासन यानी पी का फुल फॉर्म, प्रोटीजन, पावर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, आंसर देखते हैं किसका सबसे पहले आता है और किनका करेक्ट आता है। हम्म, तो आंसर एक ही ने किया है, सुमंत कुमार। जी हाँ, उन्होंने आपका आंसर सही दिया है। बाकी हाँ, आंसर एक सुमंत कुमार ने ही दिया, बाकी नॉट आंसर इन्होंने दिया है। आंसर आपको देना चाहिए था। तो आंसर इज करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। पोपांस यानी प्रोटेंज, यही आपको पहले बार में बताया गया था, पीएच मान के फुल फॉर्म। पहला जो है पी का मतलब क्या होता है, पुषांश, ठीक है, पुषांश। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, संतरा, सिरका, इमली या फिर टमाटर। एसिटिक अम्ल, सिंपल सा क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल, जैसे बता दे सिरका, तो एसिटिक अम्ल है, ठीक है। आंसर क्या हो जाना चाहिए, 37 नंबर का, 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी नंबर, सिरका एसिटिक अम्ल है। सिरका एसिडिक अम्ल है। संतरा अगर कहे तो संतरा आपका सिट्रिक अम्ल है। इमली कहे तो आपका टाटरिक अम्ल है। टमाटर कहे तो टमाटर आपका ऑक्सैलिक अम्ल है। चलिए, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल, लो मैंने अभी बताया आपको, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, क्या हो जाना चाहिए, इमली, टमाटर, संतरा, नींबू। इमली, टमाटर, संतरा, नींबू, जल्दी बताइए। इमली, टमाटर, संतरा, नींबू, सिट्रिक है। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, संतरा और नींबू इसका करेक्ट आंसर सिट्रिक अम्ल है ये। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन है, टार्टिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, टमाटर में, इमली में, दही में या फिर सिरका में। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, टमाटर, इमली, दही, सिरका। 39 नंबर का करेक्ट आंसर, बी नंबर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, इमली इज करेक्ट आंसर। इमली जो है करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, दही, इमली, सिरका, टमाटर। 40 नंबर का क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर, हाँ, दही इज करेक्ट आंसर, क्योंकि लैक्टिक में होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लो सवाल आ गया आपका, ये सवाल तो आपको करवाया गया है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी बताइए। सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, जल्दी बताइए क्या हो जाना चाहिए। 41 नंबर का करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, किन्होंने आंसर दिया है, डी, सुमंत कुमार डी, विजय कुमार राय डी, हाँ डी। तो क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर, क्या क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 41 नंबर का, बहुत बढ़िया, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। मैथोनोइक अम्ल होगा, चींटी के डंक और नेटोल के डंक में जो पाया जाता है वो मैथोनोलिक अम्ल। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन आपको बताया गया है, दांतों का जो क्षय है वो कब प्रारंभ होता है। मुंह का पीएच मान जब 5.5 से अधिक होने पर, या फिर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, देखो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, मुंह का पीएच मान 7 भी, ये भी तो नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल तो होगा नहीं, तो यही दो ऑप्शन देता हूँ, जल्दी बताइए क्या हो जाना चाहिए, 5.5 से अधिक या फिर 5.5 से कम। 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी नंबर, बहुत बढ़िया, मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम होने पर। हमारे पेट का उदर, उदर जो है उनसे कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जिससे हमारा भोजन को आराम से पच जाता है, तो हमारे पेट, उदर सा कौन अम्ल उत्पन्न होता है, ऑक्सेजेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर टैट्रिक अम्ल। बहुत बढ़िया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है ना जो हमारा उदर से पचा देता है, उदर में जो पेट में जितने भी एसिड की वजह से हमारा खाना पच जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। 44 नंबर का, बहुत बढ़िया, 44 नंबर का करेक्ट आंसर बी, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, लीजिए धोने का सोडा आ गया आपका, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये तो आपको करवाया गया है। ऑप्शंस को देखो और टिक लगाओ, जल्दी बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, 45 नंबर का ए नंबर करेक्ट आंसर Na2CO3.10H2, धोने का सोडा वाक। फिर अब बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? जल्दी बताइए, 46 नंबर का क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? हाँ बहुत बढ़िया, 46 नंबर का करेक्ट आंसर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NH4Cl, NaHCO3, या फिर NaCl? जल्दी बताइए, 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी नंबर, NaHCO3। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, वीरचक चूर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं? 48 नंबर, बी नंबर, बहुत बढ़िया, धोने का ही सोडा ना, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट? 49 नंबर का, बहुत बढ़िया, सी नंबर का आंसर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 50 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमिटाइड्रेट का अन्य नाम है? जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विरचक चूर्ण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस करेक्ट आंसर। जो अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, या फिर OH आयन देता है? 51 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए आंसर? हाँ प्रोटॉन देता है, ये क्या करता है? प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है, भस्म यानी बेसिस, तो भस्म वह पदार्थ है जो जो क्या देता है? प्रोटॉन देता है? नहीं। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? प्रोटॉन ग्रहण करता है। हाँ प्रोटॉन ये ग्रहण करता है, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं अम्ल, लवण, ईस्टर, अल्कोहल? जल्दी बताइए, सिंपल सा सवाल है। हाँ बहुत बढ़िया आंसर, लवण इज करेक्ट आंसर। सॉल्ट ही ना बनाते हैं, एसिड प्लस बेसिस मिलके सॉल्ट, ठीक है। उदासीन क्रिया में बनता है, उदासीन क्रिया में बनता है, अम्ल बनता है, भस्म बनता है, लवण बनता है, या लवण और जल वाटर बनता है? जल्दी बताइए, 54 नंबर का क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर? हाँ लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत सिंपल, लिटमस पत्र, कोबाल्ट, अमोनियम पत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, सवाल स्क्रीन पर है, जल्दी बताएं। क्या है? अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का ना इस्तेमाल किया जाता है, लिटमस पत्र का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल सा सवाल है। नीले पत्र को यानी नीले लिटमस को
लाल कर देता है, कौन कर देता है? अम्ल, एसिड, बेसेस, क्षार या फिर सॉल्ट। भस्म और क्षार, देखो दो दो ऑप्शन दे दिए हैं, भस्म और क्षार, क्या करोगे? फंस जाओगे। भस्म का मतलब भी वही, क्षार का मतलब भी वही, 56 नंबर का। लेकिन आंसर भस्म ना होगा ना फिर क्षार होगा, ठीक है। दो ऑप्शन एक जैसे हैं, ना ही भस्म होगा ना ही क्षार होगा, तो यानी अम्ल और लवण में ही कोई आंसर होना चाहिए। अम्ल और लवण में ही कोई आंसर होना चाहिए। हाँ, 56 नंबर का करेक्ट सर ए, अम्ल होगा। लाल पत्र को नीला कर देता है, अब लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक इसका उल्टा। अम्ल करता है, भस्म करता है, लवण करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर का, 57 नंबर का आंसर बताइए। जी बहुत बढ़िया, बी नंबर इज करेक्ट आंसर, भस्म कर देता है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, जल में घुलनशील बेसिस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अम्ल, क्षार, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाना चाहिए? 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी नंबर इज करेक्ट आंसर, क्षार। क्षार इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, क्या उपयुक्त सभी? डी नंबर करेक्ट आंसर, उपयुक्त सही। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। OH माइनस आयन में नहीं, OH माइनस आयन में तो नहीं हो सकता है। प्लस आयन में, हाँ प्लस आयन में होता है, तो बी नंबर इज करेक्ट आंसर। भस्म का स्वाद होता है खट्टा, खारा, मीठा। खट्टा तो नहीं होना चाहिए, ये तो एसिड है। मीठा भी नहीं होना चाहिए। स्वाहीन, स्वाहीन 51 नंबर का, सॉरी 61 नंबर का, स्वाहीन का भी नहीं होगा। होता है, होता है, उसका स्वाद होता है, खारा होता है, बीटर टेस्ट होता है, कड़वा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? H प्लस आयन, H माइनस आयन, OH माइनस आयन या फिर OH प्लस आयन। 62 नंबर का, सी नंबर इज करेक्ट आंसर, OH माइनस आयन। सभी लवण होते हैं, सभी लवण होते हैं। वैद्युत अनपघटीय, वैद्युत अपघटीय, अस्थाई अपघटीय या फिर उदासीन, सभी लवण होते हैं। डी नंबर बहुत बढ़िया, वैद्युत अपघटन, अपघटीय। पीएच यानी पीएच का निर्धारण किसने किया? लीजिए, पीएच, पीएच मान का जो निर्धारण है वो किसने किया था? लेवाइजर, प्रिस्टले, कैवेडिन्स, सोर्नस। डी नंबर करेक्ट आंसर, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। 64 का डी नंबर इज करेक्ट आंसर। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन साधारण का मान होता है, जल्दी बताइए। 65 नंबर का, हाँ 10⁻⁻⁷। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। लो सिंपल सा सवाल है, 7 होता है? नहीं 7 तो नहीं होगा, 7 तो नहीं होगा। क्या 7 से कम होता है? हाँ 7 से ये कम होता है। अधिक नहीं होगा क्योंकि 20 हो जाएगा, 14 नहीं होगा क्योंकि 20 हो जाएगा, 7 से कम होगा यानी 1 से 6 तक, या फिर आपका 1 पॉइंट मतलब 6.9 तक। चलिए आगे समझते हैं। क्षार घोल का पीएच मान होता है, क्षार घोल का पीएच मान होता है। लो क्षार का पूछ रहा है यानी 7 से तो कम होगा नहीं, 7 से अधिक ही ना होगा, तो बी नंबर इज करेक्ट आंसर। उदासीन घोल का पीएच मान होता है, उदासीन क्या होगा? ना 7 से कम होगा ना 7 से ज्यादा होगा ना 14 होगा, यानी होगा तो होगा न्यूट्रल यानी 7, 7 इज करेक्ट आंसर। सभी अम्ल धातु से अधिक करके कौन से गैस निकलते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो ए नंबर करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन निकलते हैं।
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है। लो सिंपल सवाल है, रक्त खून ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ये सवाल तो आपको करवाया गया है, जल्दी बताइए। क्या कमेंट आ रहा है? सुमंत कुमार सी, ए सी, मनीष कुमार सी, विजय कुमार राय सी, सी। चलिए आइए देखते हैं क्या आंसर। आंसर जो होगा आपका 70 नंबर का सी नंबर इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी लगाया बहुत बढ़िया, 7.4 इज करेक्ट आंसर। दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान होता है मिल्क 6.1, 6.6, 7.4 या फिर 8। 71 नंबर का, हाँ 6.6 जो होता है, क्योंकि ये भी एक एसिडिक है, दूध भी एक एसिडिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है, क्योंकि क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो अणु है उसकी संख्या कम होती है। यह H प्लस आयन उत्पन्न करने के लिए लिए गए संपूर्ण मतलब आयनित हो जाता है, या फिर इसमें क्लोरीन होता है या फिर इसमें ऑक्सीजन होता है। 72 नंबर का, बहुत बढ़िया, बी नंबर करेक्ट आंसर। यह जो है H प्लस आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्लोरिक आयन से उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? समान लवण, अम्ल लवण, भस्मित लवण, मिश्रित लवण। बहुत बढ़िया, 73 नंबर का करेक्ट आंसर सामान्य लवण, सामान्य लवण। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण यानी नॉर्मल सॉल्ट नहीं है? जैसे Na2SO4, Na2SO4, हाँ ये तो है सामान्य, क्या है यहाँ पर सामान्य ही है, सॉल्ट है। NaHSO4 ये नहीं है, तो आंसर आपका बी नंबर इज करेक्ट आंसर, ये सामान्य लवण नहीं है। जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण है? K4, FeCN6, K2, HgL4, AgNH3 2Cl या फिर इनमें से सभी। 75 नंबर का, डी नंबर करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। मोहर लवण है, मोहर लवण है, सरल लवण, संकर लवण, द्विक लवण, जटिल लवण। जल्दी बताइए, 76 नंबर का। द्विक लवण इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। एक देखो ये सूची वाला ऑप्शन दिया है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 7 नंबर का बी इज करेक्ट आंसर। बी का ए, 2 का बी, बी आपका बी नंबर ऑप्शन है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऐसे है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है, एक तरह से नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी बात आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जल में समान लवण के घोल में होते हैं, जल के समान लवण में घोल होते हैं सोडियम और क्लोरीन के प्राकृतिक अणु, या फिर सोडियम के ऋणात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन, सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, या फिर सोडियम क्लोरीड के अणु। 78 नंबर का क्या हो जाना चाहिए आंसर? सी नंबर करेक्ट आंसर, सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयवी है, यह सबसे पहले किसने कहा था? ऑर्हेनियस, बॉन्स्टेड, डेरी या फिर लॉरी? जल्दी बताइए, 79 नंबर का, 79 नंबर का, जल्दी बताएं। जी बहुत बढ़िया, सी नंबर करेक्ट आंसर, 79 नंबर का डी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है, जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइडस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, एक और ऑप्शन है, तो चलिए डी ऑप्शन को कट कर देते हैं। यही तीनों में से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, इसका आंसर ए हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण, ठीक है। बाकी एक और ऑप्शन आता है हाइड्रोफोबिया लवण। हाँ कमेंट तो आ, कमेंट क्या है, सी, बहुत बढ़िया। तो जो आपका क्लास है, आज आपका क्लास यहीं तक समाप्त होता है।
ठीक है, क्लास एंड होता है। बाकी आपका ये जो पीडीएफ नोट्स जो मैंने बताया था आपको, पीडीएफ नोट्स जो है आपको अपलोड कर दिया जाए, तुरंत अपलोड हो जाएगा ये क्लास होने के बाद। ये जो है आपको स्टडी मटेरियल वाले जो आप सेक्शन जाओगे, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो सेट है, इस सेट का भी पीडीएफ आपको उसी में देखने को मिल जाएगा। बाकी रिकॉर्डेड बैच जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, उसको रिकॉर्डेड बैच जो है रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी आप अपना फीडबैक दे दें, क्लास आपको कैसा लगा, फीडबैक दे दें जल्दी जल्दी। आंसर का है सर? अच्छा आंसर, आपका इस पीडीएफ का आंसर भी चाहिए? एक मिनट रुक जाइए। हाँ बताइए क्या चीज का चाहिए, आप क्लास बता सकते हैं बोल के। आपको माइक दिख रहा होगा, आप माइक में बोल के बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। मनीष कुमार आंसर का है सर। माइक ऑन करके बताइए, माइक ऑन कर सकते हैं आप। बोलिए माइक ऑन करके। मॉडर्न हिस्ट्री होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास करवाया जाएगा, चिंता मत करिए। मनीष कुमार जी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन करके बताइए क्या प्रॉब्लम है। सेट का आंसर है जी हाँ, सेट का आंसर आपको, सेट का आंसर जी मिल जाएगा। सेट का आंसर, हाँ सर आंसर के साथ अपलोड कर दे, ठीक है आंसर के साथ आपका इसका अपलोड किया जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो क्लास खत्म होने के बाद आपको जो है इसका आंसर भी जो है वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। आंसर भी आपको भेज दिया जाएगा साथ में स्टडी मटेरियल का। चलिए स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में ही सारा मिल जाएगा आपको। चलिए तो फिर ठीक है, और कल का भी जो क्लास हुआ था, परसों का भी जो क्लास हुआ था, उन सभी का भी आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा उसी में। चलिए मिलते हैं।